Hello everybody, welcome to our YouTube channel. So basically in this video I'm gonna discuss about the BANC जिसका कोड है 105 ट्राइब्स एंड पीजेंट्स इन इंडिया. दैट मीन्स भारतीय किसान और जनजाति के बारे में इसमें हमें पढ़ना है, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस वीडियो आई जस्ट ओनली वांट टू टोल्ड यू वन थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने वाला है जो कि प्रीवियस 5 ईयर्स के पीवाईक्यू से लिए गए हैं, राइट. और जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है उसी से हम करने वाले हैं, राइट. सो ये जो है इग्नो जून 2026 में, अगर आपका जून 2026 में एग्ज़ाम है या दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. अगर आप ये करके जाते हो तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें से ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए. सो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपके पास जितने भी इग्नो के एग्ज़ाम पेपर, जितने भी नोट्स आए सबसे पहले आपको मिले, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो BANC ट्राइब्स एंड पीजेंट्स इन इंडिया, राइट. सो डिफाइन द टर्म ट्राइब. ट्राइब बोले तो जनजाति. जनजाति क्या होता है सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है. एंड डिस्कस इट्स कंसेप्चुलाइजेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रॉब्लम्स. जो इसके कंसेप्ट है, जो इसके नॉमेनक्लेचर, जो भी प्रॉब्लम जो आ रही है वो हमें डिस्कस करना है ट्राइब्स के बारे में. ट्राइब्स बोले तो जनजाति. तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं. सो a tribe is a group of people who live together in a specific area like forest or mountains. So basically tribe यानी आपने उनका नाम सुना होगा, आदिवासी लोगों का. जो आदिवासी लोग जो रहते हैं एक ग्रुप में रहते हैं और वो उनका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जंगल में, राइट. जंगल में, पहाड़ों में वो रहते हैं, राइट. टुगेदर इन अ स्पेसिफिक एरिया, राइट. लाइक फॉरेस्ट. फॉरेस्ट बोले तो जंगल, माउंटेन बोले तो पहाड़. दे शेयर अ कॉमन नेम. उनका एक कॉमन नेम होता है, कॉमन भाषा रहता है, राइट. और कॉमन डायलेक्ट रहता है. और वो मैरी भी जो है ना अपने ओन, अपने ही ग्रुप के पीपल से करते हैं, अपने ग्रुप के लोगों से, राइट. अपनी ही जाति के लोगों से. फॉलो देयर ओन यूनिक कल्चर. वो अपना यूनिक कल्चर को फॉलो करते हैं और सोशल रूल्स को अपनाते हैं, राइट. दे यूजुअली हैव अ सिंपल इकोनॉमी बेस्ड ऑन नेचर एंड डू नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम. उनका सिंपल जो है इकोनॉमी बेस्ड नेचर रहता है और और उनका जो है ना वो कुछ ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं. सिंपल इकोनॉमी बेस्ड ऑन नेचर एंड डू नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम. आई होप यू गाइज यू हैव रियली अंडरस्टूड टिल हियर. आगे बढ़ते हैं. नेमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स. जो जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है समझने में वो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट. सो नॉमेनक्लेचर प्रॉब्लम, नेमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम. जो नामों में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, यानी इनको जो है ना आदिवासी लोगों को अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं. Scholars and the government have faced many problems when trying to find a perfect definition or name for tribes in India. The main issue, क्या क्या मेन इशू रहते हैं पढ़ते हैं. द वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चर. ब्रिटिशर जो अलग अलग नाम से बुलाते थे, इंडियन अलग अलग नाम से बुलाते हैं. वेस्टर्न थिंकर्स define tribes as primitive isolated groups completely cut off from the world, right. But in India tribes have interacted with main village societies for thousands of years, sharing trade and religious ideas. So the old western definition does not fit perfectly in India, right. So tribe caste continuum, right. It is very difficult to find where a tribe ends and caste begins. Many tribal groups have adopted Hindu customs, started worshipping Hindu gods, and joined the caste structure at lower levels. This makes it hard to separate them clearly, right. आगे बढ़ते हैं. Different names used. Because of confusion, different names have been used by different people. अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं. जैसे ब्रिटिश उन्हें एनिमिस्ट्स बुलाते हैं, एब्रोजिनल्स बुलाते हैं, और इंडियन उन्हें क्या बुलाते हैं, जी एस घुरिए कॉल्ड दैम बैकवर्ड हिंदूज. बैकवर्ड हिंदू पिछड़ा हिंदू में काउंट करते हैं. ट्राइबल ग्रुप्स प्रेफर द नेम आदिवासी. जो है आदिवासी के नाम से हम बुलाते हैं, राइट. विच मीन्स द ओरिजिनल और फर्स्ट लिविंग पीपल ऑफ द लैंड, राइट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज द लीगल शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें गिना जाता है टू गिव दैम स्पेशल बेनिफिट्स, राइट. उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स दिया जाता है, राइट. इसलिए उन्हें एसटी में काउंट करते हैं, राइट. शेड्यूल्ड कास्ट. सो क्वेश्चन 2 में हमसे पूछ रहा है ब्रीफली आउटलाइन ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. सो में जो जनजाति लोगों के जो है ना आउटलाइन फाइंड करना कि आखिर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ये सब हुआ. तो चलिए डिस्कस करते हैं. The way governments have looked after and managed the tribal areas has changed completely
between the British rule and times after India became free. So ब्रिटिश से पहले अलग चेंजेस होते थे और आफ्टर द इंडिपेंडेंस अलग चीज़ होते थे। तो चलिए दोनों में पढ़ते, दोनों में क्या क्या हुआ। प्री इंडिपेंडेंस ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश रूल। जब अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश रूल था, तब क्या क्या होता था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट केयर अबाउट द डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल। वो नहीं केयर करते थे कि ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। देयर मेन गोल, उनका मेन गोल क्या होता था, सिंपली वॉज टू कलेक्ट टैक्सेस, कर कर को कलेक्ट करना, राइट, टैक्सेस को कलेक्ट करना, राइट। सो एंड टेक वुड एंड मिनरल्स फ्रॉम ट्राइबल से, वहाँ से लकड़ियाँ लेना, जो भी मिनरल्स जो मिल रहा है उन्हें, खनिज पदार्थ ये सब मिल रहा है वहाँ से लेना, जंगलों से। दे फॉलोड ए पॉलिसी आल्सो आइसोलेशन, राइट। They created excluded areas and partially excluded areas where common laws did not apply directly. They stopped entry of common people but allowed money lenders, traders, and British officers inside. This led to extreme exploitation of tribal people who lost their lands. Right. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता था वो डिस्कस करते हैं। आफ्टर 1947, आज़ादी के बाद, राइट। आफ्टर इंडिया बिकेम फ्री, द गवर्नमेंट रिजेक्टेड द ओल्ड आइसोलेशन पॉलिसी एंड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर। सो आज़ादी के बाद उन्होंने जो ओल्ड पॉलिसी है, जो ब्रिटिश एरा का जो पॉलिसी है, वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और नया पॉलिसी बनाया। किसने गाइड किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ट्राइबल पंचशील पॉलिसी, द मेन रूल्स वर, क्या क्या मेन रूल्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। Tribal people should develop along the lines of their own genius and should not force outside choices on them. वो अपना खुद का अपना राय दे सकते हैं और उन्हें कुछ किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाएगा। ट्राइबल राइट्स एंड in lands and forests must be respected and protected by law. We should train tribal people to not administration and development work themselves instead of sending too many outsiders into their lands. Special funds and plans like tribal sub plans and community development blocks were started to build schools, hospitals, and roads in tribal areas. Right. सो क्वेश्चन 3 में हमसे पूछ रहा है, डिस्कस फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी। जो ट्राइबल इकोनॉमी, जो अपने जनजातीय इकोनॉमी रहते थे, राइट, अपने आदिवासियों का इकोनॉमी रहता था, उनके विशेषताएं बताने हैं, उनके फॉर्म्स बताने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अ ट्राइबल इकोनॉमी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज. It is simple, runs on simple tools, and depends directly on local nature. Its main goal is survival, not earning huge profit. Main goal उनका survival, जो बेसिकली पता है गाइस क्या होता था उसमें, जो हमारे जो जनजाति लोग जो ट्राइबल इकोनॉमी रहते थे, उनका जो है ना खाली मेन फोकस क्या रहता था, वट एवर दे अर्न जस्ट स्पेंड इट, दे डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। समझो क्या, वो कुछ भी जब भी कमाते थे केवल इतना ही कमाते थे जिससे वो जी सके, राइट। वो कुछ भी सेविंग वेविंग नहीं करते थे। अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देते थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो मेन फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी के मेन फॉर्म्स क्या होता है, hunting and gathering. This is the oldest form. Groups like the uh, Chalunai or Birhor collect wild fruits, roots, and honey from forests and hunt small animals for food. So, shifting cultivation. Jhum. Tribes clear a patch of forest and forest land, burn the bushes and grow crops on it for a few years. When the soil loses its power, they leave that land and move to the new forest path. This is common in northeast India, right? So, pastoralism, animal herding. Some tribes it depends completely on cattle. बहुत सारे जो ट्राइब्स है वो केवल कैटल पे डिपेंड करते थे, सीप पे डिपेंड करते थे, गोट्स पे डिपेंड करते थे, राइट। फॉर एग्जांपल द टोडा ऑफ नीलगिरी हर्ड बफेलोज एंड द गुज्जर्स ऑफ द हिमालयाज मूव अप एंड डाउन माउंटेन्स विद द सीप बेस्ड ऑन द वेदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स एंड सेटल फार्मिंग. Many modern tribes makes bamboo baskets, iron tools, or clay pots to sell in local markets or do fixed farming on their own field. So characteristics क्या है वो डिस्कस करते हैं. So the tribal economy runs on a subsistence level, meaning they produce only as much as they need to eat and live. So वो जितना कमाते थे इतना ही कमाते थे कि जिससे वो लिव रह सके, वो जिंदा रह सके थे, राइट. There is no large storage of wealth. It uses a simple division of labor based mainly on age and gender. Men do heavy hunting, women collect forest items. It builds and
reciprocity and sharing, where family members and neighbors help each other without asking for cash wages, right? सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ पे हमसे क्या पूछ रहा है, राइट? डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। जो हमारे जो आदिवासी कम्युनिटी है, जो हमारे जो है यू नो हमारे जो ट्राइबल है, जनजाति कम्युनिटी है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके फीचर्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिस्कस करना है। तो चलिए करते हैं। Tribal communities in India have distinct features that separate them from village and city societies. These features help anthropologists identify and study them clearly. So key features क्या है वो डिस्कस करते हैं। Geographical isolation, right? Most tribal groups live in well-defined natural areas like deep forest, high hills, plateaus, and remote valleys away from crowded plains. Right? Distinct language and culture, उनका language culture सब कुछ different रहता है. Right? Each tribe has its own spoken language and dialect, which uses which usually does not have a written script. Right? They have their own folk songs रहता है, उनका खुद का dance रहता है, dresses रहता है, and rules of living रहता है. Right? So एंडोगैमस ग्रुप रहता है। एंडोगैमस ग्रुप ट्राइबल मेंबर्स स्ट्रिक्टली वो जो है ना स्ट्रिक्टली मैरी करते हैं ओन ट्राइब पे, यानी जो जिस जाति का है उसको उसी जाति के वर्ग से शादी करना पड़ेगा, बट दे अवॉइड मैरिंग क्लोज ब्लड रिलेटिव्स विद देयर स्पेसिफिक क्लान। जब भी कोई ज़्यादा अगर बहुत ही पास का खून का रिश्ता है तो उससे शादी नहीं कर सकते, राइट? सो लैक ऑफ कास्ट हियरार्की, राइट? अनलाइक जनरल इंडियन विलेजेस, ट्राइबल सोसाइटीज आर इक्वल, राइट? There is no high or low division based on birth purity, though village chiefs hold respect. So, simple language and nature worship. They use simple tools for daily work and believe that the spirits live in trees, जो बेसिकली जो है ना सिंपल लैंग्वेज एंड नेचर वर्शिप, वो जो है ना प्राकृतिक की पूजा करते थे, और वो मानते थे कि जो आत्मा जो है सबके अंदर आत्मा है, जो पेड़ पौधे, नदी में आत्मा है, माउंट पहाड़ों में आत्मा है, पत्थरों में आत्मा है, तो ये उन सब की पूजा किया करते थे, राइट? नाउ डिस्कस ट्राइबल एसिमिलेशन, राइट? सो जस्ट अ सेकंड। एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड सोशल चेंजेस। सो हमें जो जनजाति की जो एसिमिलेशन रहता है, इंटीग्रेशन रहता है, और सोशल चेंज जो भी सामाजिक चेंज रहता है उस पर हमें डिस्कशन करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज आर नॉट स्टैटिक, दे आर changing fast because of contact with outside communities, markets and government policies. देर आर थ्री मेन वेज दिस चेंज हैपेंस। कौन कौन से तीन मेन वे है वो हम देखते हैं। सो पहले ट्राइबल एसिमिलेशन डिस्कस करते, क्या होता है एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स अ ट्राइबल ग्रुप completely gives up its own culture, language and rituals and blends fully into the dominant outside culture. सो बिल्कुल गिव अप कर देते हैं अपने ओन कल्चर पे, अपने खुद के भाषा में, रिचुअल्स पे, अपने ब्लैंड्स पे, फुल्ली इनटू ए डोमिनेंट आउटसाइड कल्चर। इन इंडिया मैनी ट्राइब्स हैव अडॉप्टेड हिंदू कस्टम। बहुत सारे ट्राइब्स जो है ना अपना भारत में हिंदू कस्टम को फॉलो करते हैं, रिचुअल्स को और क्लीन कास्ट हैबिट्स को फॉलो करते हैं। सोशलिस्ट एम एन श्रीनिवास कॉल्ड दिस प्रोसेस संस्कृताइजेशन, राइट? जो संस्कृतिटाइजेशन, राइट? संस्कृत पहला वर्ड आ रहा है, राइट? सिमिलरली सम ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया अडॉप्टेड इस्लामिक हैबिट्स एंड मैनी ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, राइट? सो अलग अलग जनजाति अलग अलग टाइप के धर्म को फॉलो करने लगे हैं, हिंदू धर्म फॉलो करने लगे, क्रिश्चियनिटी धर्म फॉलो करने लगे, चेंजिंग देयर ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स कम्प्लीटली, उन्हीं की तरह चेंज करने लगे, राइट? ट्राइबल इंटीग्रेशन क्या होता है? Integration is the official policy of the Indian government. It means tribal groups join the main economic and political life of India. So basically वो मेन जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल लाइफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? ट्राइबल इंटीग्रेशन लाइक वोट कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं एंड मॉडर्न जॉब्स भी कर सकते हैं, बट कीप देयर ओन यूनिक कल्चर लैंग्वेज। पर अपना लैंग्वेज ओन यूनिक कल्चर को रख सकते हैं, लैंड लॉस जिंदा रहेंगे। इट इज़ लाइक अ सैलेड बॉल, राइट? सैलेड बाउल, राइट? वेयर एवरी कल्चर कीप्स इट्स ओन फ्लेवर बट रिमेन्स पार्ट ऑफ अ बिग स्टेट। सो क्या बता रहा है इसमें? सो ये एक तरीके का कट सैलेड बॉल है जहाँ पे बहुत सारे सलाद रखे हुए हैं, जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज सारे तो मिले रहेंगे, राइट? सब अपना अपना फॉलो करेंगे, पर वो पूरे एक राज्य का ही हिस्सा रहेंगे, पार्ट ऑफ वन बिग स्टेट, राइट? सो
Social change factors. Modern social change is happening because of new roads. अब देखो सोशल चेंज फैक्टर्स क्या है? मॉडर्न मॉडर्न जैसे जैसे मॉडर्न सोशल चेंज हो रहा है, उसमें न्यू रोड्स, मोबाइल नेटवर्क्स बढ़ते जा रहे हैं, फॉर्मल स्कूल एजुकेशन बढ़ते जा रहा है, माइग्रेशन होते जा रहा है, यंग ट्राइबल मेंबर्स आर लिविंग फॉरेस्ट टू वर्क इन सिटीज विच इज स्लोली ब्रेकिंग डाउन ओल्ड ट्राइबल यूनिटी, ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड ओल्ड कम्युनिटी लाइफस्टाइल हैबिट्स। सो यंग लोग जो है वो शहर जा रहे हैं और ज़्यादा रोज़मर्रा और रोज़गार के लिए, राइट। सो एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल्स ऑफ फॉर ट्राइब्स। सो हमें फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक रूप से ट्राइब्स के लिए दिया गया है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में ट्राइब्स के लिए, वो हमें डिस्कस करना है। तो चलिए करते हैं। The Indian Constitution has special laws and safeguards to protect tribal groups from exploitation and to help them grow equally with others. तो जनरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन क्या होता है? आर्टिकल 46 में, अनुच्छेद 46 में, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, राइट। सो 46 में क्या है? प्रमोट करना है उनको एजुकेशनल वे में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, और शेड्यूल ट्राइब्स को जो है, जो एसटी कास्ट के जो लोग रहेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करना है सोशल इनजस्टिस से, उनको भी बिल्कुल न्याय मिले। सो आर्टिकल 330 एंड 332 रिजर्व सीट्स, उनके लिए सीट्स रिजर्व करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ensuring their political voice. So Article 16 provides reservations in government jobs for tribal candidates, right? So fifth schedule में क्या है? दिस अप्लाइज टू ट्राइबल एरियाज इन द मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये जो है ना, मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स में अप्लाई होता है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब में। और ये क्या क्रिएट करता है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी, क्रिएट करता है इन सब स्टेट में। सो द गवर्नर हैज स्पेशल पावर्स टू स्टॉप द जनरल लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम अप्लाइंग टू these ट्राइबल एरियाज if it hurts tribal interest or land rights, right? So सिक्स शेड्यूल में क्या कहता है? This provides a more powerful system for specific northeastern states Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. It sets up autonomous district council (ADCs). These councils are like mini governments run by tribal leaders. They have legal power to make their own laws regarding forest use, land allocation, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज रूल्स एंड लोकल डिस्प्यूट कोर्ट्स, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन में। डिस्कस ट्राइबल डेट बॉन्डेज एंड लैंड एलियनेशन। सो बेसिकली गाइज, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क माई वर्ड। वाई? बिकॉज जो है ना, क्या है ना, पुराने टाइम पे जो है ना, जो लोग गरीब होते थे, राइट, उनको जो है ना बहुत ज़्यादा, एक्चुअली जो है ना, बहुत ज़्यादा नहीं पर कर्जा लेना पड़ता था। मान लो उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अगर 500 रुपये का, पुराने टाइम में, राइट, आज से मतलब समझ लो 60-70 साल पहले, राइट, प्रोबेबली, अगर 500 रुपये का अगर कर्जा लेते हैं, अगर वो लौटा नहीं पाते, जिससे उसने कर्जा लिया, अगर वो लौटा नहीं पाते, तो क्या होता था? उनसे जो है ना बंधुआ मजदूरी कराया जाता था, बॉन्डेड लेबर की तरह बंधुआ मजदूरी कराया जाता था, और केवल एक से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर का काम, खेत का काम, सब कुछ करवाते रहते थे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं। Debt bondage and land alienation are two biggest tragedies faced by tribal communities in India due to the entry of modern commercial markets. Land alienation, losing family land. So, So, land alienation, losing family land. Land is not just property for tribal people, it is their source of life, religion, and identity. Land alienation means tribal land being taken away by non-tribal people for the state. This happens because ऐसा क्यों होता है ये समझो। Outside money lenders use fake loan papers to trap illiterate tribal farmers and take over their agriculture field. जो बाहरी जो पैसे देने वाले जो भी थे, साहूकार लोग प्रोबेबली, वो फेक लोन पेपर दिखा के उनका ज़मीन हड़प लेते थे, राइट। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको उनसे ले लेते थे। The government acquires large. The government acquires. The government acquires large forest areas for building mega dams, mining minerals, or setting up factories, leaving tribal families homeless. Right. So debt bondage, bandhua mazduri, right, bonded labor, where tribal land is lost, people lose their source of food to survive.
Tribal farmers take small cash loans from local landlords or for health emergencies or marriages. Because of extremely high interest rate, they can never pay back the loan, right? So, to clear the debt, the tribal workers and sometimes their children is forced to work for free on the landlord's farms or brick cleaning for years. Even though the government banned this through the Bonded Labor System Abolition Act of 1976, it still continues secretly in several remote areas, right? ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा जो पिछड़ा इलाका है वहाँ पर हुआ जाता है प्रोबेबली. Explain. So question 8 में explain forms and characteristics of tribal religion. So forms और characteristics को हमें explain करना है जनजाति religion में, right? So क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़िए. ट्राइबल रिलीजन इज नॉट बेस्ड ऑन होली बुक्स लाइक द गीता और बाइबल. जो जनजातीय रिलीजन है वो हमारे जो ग्रंथ है गीता या बाइबल वहाँ पर नहीं दिए गए. नॉट डज इट हैव बिग टेम्पल स्ट्रक्चर, और इनका कोई बड़ा मंदिर स्ट्रक्चर भी नहीं है. इट इज़ बिल्ड कम्प्लीटली ऑन बिलीव्स अबाउट नेचर एंड स्पिरिट्स. ये टोटली जो है ना भरोसा आत्माओं पे बिलीव जो है ना उस बेस पे किया गया है प्रोबेबली. Main forms of tribal religion: animism, the beliefs that every nature object like trees, rivers, stones, सब में जो है ना माउंटेन्स में सब में एक सोल है, आत्मा है इनसाइड, और उन सबका सम्मान करना चाहिए. एनिमेटिज्म, जो बिलीव रहता है सिंगल नेमलेस सुपर नेचुरल पावर में दैट हैंडल्स एवरीथिंग वर्ड रेदर देन इंडिविजुअल स्पिरिट्स, राइट. Totemism, Jadu Tona, probably, I think, right? A tribe believes they have a deep spiritual or blood connection with a specific plant, animal, or. But probably, guys, I think that the tribe treats that animal with deep respect. Animal को deep respect से माना जाता है. Never kills it and uses it as their family symbol. Totemism, I think इसका मतलब जादू टोना ना हो के कुछ और होता है, या probably जादू टोना ही हो सकता है. So एक बार आप इसे research कर लेना. So yes, now ancestor worship, right? So ancestor worship यानी जो अपने दादा परदादा जो भी है जो ख़त्म हो गए हैं उनकी पूजा करते रहना. क्यों? क्योंकि उनका भरोसा था जो मर गए दादा दादी उनकी आत्मा अभी भी यहाँ घूमती है और यहाँ की फैमिली फ्रॉम डिजीज एंड वही जो है ना वो यहाँ पे उनकी सुरक्षा करते प्रोबेबली. चलिए रीड करते हैं. द बिलीव दैट डैड ग्रैंड पेरेंट्स कंटिन्यू टू लिव एज स्पिरिट्स एंड प्रोटेक्ट, उनकी रक्षा करते हैं उनके परिवार को फ्रॉम डिजीज बीमारी से. इफ़ दे आर ऑफर्ड फूड एंड वाइन ड्यूरिंग रिचुअल्स, उन्हें वाइन दिया जाता है खाना दिया जाता है रिचुअल्स में त्योहारों में, राइट. सो की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके विशेषताएं क्या हो सकते हैं. ट्राइबल रिलीजन रिलाइज ऑन समन और मेडिसिन मैन कॉल्ड भूमिका और पहान who connects with spirits to cure illness. It uses magic and ritual to bring rain or keep crops safe, and involves community dancing, singing, and animal sacrifices to keep local spirits happy. So क्वेश्चन 9 में डिस्कस करते हैं. डिस्कस ट्राइब्स रिसाइडिंग इन हिमालयन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडियन रीजन्स. सो जो हिमालय में जो लोग रहते हैं जो वेस्टर्न इलाके में लोग रहते हैं सेंट्रल इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके रीजन्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट. तो आंसर्स पढ़ते हैं. इन इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन इज स्प्रेड अक्रॉस क्लियर जोग्राफिक जोन्स ईच हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक बेस ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन देयर एनवायरनमेंट. सो बेसिकली जो इंडिया के जो जोग्राफिक जोन है सो चारों तरफ फैले हुए हैं, राइट, पूरे एनवायरनमेंट में. ट्राइब्स ऑफ द हिमालयन रीजन. This zone includes the high mountain areas of Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, and the north-east hills. Key tribes are the Gaddis, Gujjars, Bhotias, and Lepchas. Their lifestyle is shaped by cold weather. They practice animal herding, uh, pastro, uh, pastoralism, and terrace farming on hill steppes. Okay, so many follow transhumance, which means moving up to green mountain pastures in summer and coming down to valleys in winter. In the eastern part, tribes like the Nagas or Khasis follow matrilineal family rules, right? So इसी प्रकार जो ट्राइब्स ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडियन रीजन है ये इनके बारे में आप रीड कर सकते हैं. सो क्वेश्चन 10 में हमसे पूछ रहा है explain the impact of development, globalization and market economy on tribes village.
जो इम्पैक्ट हुआ डेवलप जो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मार्केट इकोनॉमी में, उसमें ट्राइब्स विलेजेस में क्या क्या इम्पैक्ट हुए, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं। Globalization and the opening up of markets have brought modern technologies to village and tribal zones, but they have also created severe disruptions in their social lives. So, negative impacts on tribes and villages, mass displacement, building mega projects like highways, mining pits, and power units forces tribal communities to leave their ancestral lands, turning independent owners into low wage urban labor. So, destruction of forest economies, private companies take control of forest land, stopping tribal people from collecting wood and herbs, which destroys their traditional sources of food and income. Commercialization of culture. Traditional arts, local community dances, and rituals are turned into commercial items for tourism, destroying their sacred values. Rise of cash economy, old barter systems exchanging goods or for goods. So basically कैश इकोनॉमी में जो रहता है ओल्ड बार्टर सिस्टम जो रहता है आर रिप्लेस्ड बाय कैश। बार्टर सिस्टम से कैश में होने लगा। पहले पुराने ज़माने में एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु लेते थे, चावल की जगह धान लेते थे, पर अब चावल की जगह पैसा लेते हैं, राइट? दिस क्रिएट्स इंटरनल इनक्वालिटीज वेयर अ फ्यू पीपल बिकेम रिच while poor families fall into deep debt traps. सो पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो पढ़ते हैं। On the positive side, it has brought mobile networks, medical facilities, solar power units, and opened paths for young students to get higher education in cities. राइट, ये इस प्रकार के डेवलपमेंट हुए, ये सब इम्पैक्ट हुए। सो क्वेश्चन 11 में डिस्कस एग्रीगेरियन क्राइसिस इन इंडिया, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीजेंट्स, राइट? जो किसानों को जो भी प्रोबेबली जो भी प्रॉब्लम फेस कर पाएँ वो हमें बताना है। द एग्रेरियन क्राइसिस रेफर्स टू द सीवर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रेस फेस्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स को पीजेंट्स कहते हैं प्रोबेबली अक्रॉस इंडिया, मेकिंग फार्मिंग एन अनसस्टेनेबल लिवलीहुड। मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन पीजेंट्स, जो इंडियन पीजेंट्स हैं उनका मेन प्रॉब्लम क्या था? द डेट ट्रैप। दूसरा क्या था? श्रिंकिंग लैंड साइजेस, जो उनकी ज़मीन जो है बहुत ही छोटी हुआ करती थी। डिपेंडेंस ऑन मानसून रेन, वो हमेशा मानसून मौसम पे डिपेंड करते थे। अनफेयर मार्केट प्राइजेस, मार्केट के प्राइजेस जो है अनफेयर रहते थे, यानी सही से नहीं मिलते थे। तो इस प्रकार आप रीड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 पे। सो क्वेश्चन 12 में पूछा है डिफाइन पीजेंट्स एंड पीजेंट्री एंड डिस्कस देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यानी हमें किसानों के बारे में डिफाइन करना है, आखिर ये होता क्या है, और उनके पीजेंट्री के बारे में डिस्कस करना है और उनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करना है। चलिए करते हैं। A peasant is a small traditional farmer who owns or rents a small piece of land and grows crops mainly using family labor to feed his own household. So basically peasant क्या होता है? एक किसान रहता है जो किसी से उधारी में खेत लेता है, राइट? रेंट पे, किराए पे कोई खेत लेता है, राइट? और वो वहाँ पे अपना फसल उगाता है और जिससे वो अपने जो परिवार को है वो खाना प्रदान कर सके, खाना दे सके। इसे ही पीजेंट्री कहते हैं। पीजेंट्री रेफर्स टू द एंटायर सोशल क्लास ऑफ सोशल स्मॉल एग्रीकल्चर वर्क, जहाँ पे किसान जो है छोटे रूप से खेत को जो है किराए पे लेके अपना खेती करते हैं। Difference from modern farmers. A modern capitalist farmer runs agriculture like a big business using heavy machines to sell everything for a profit. A peasant looks at agriculture as a complete traditional way of life and survival tool. सो मॉडर्न फार्मर क्या रहते हैं? वो बड़े रूप में अपना खेती करते हैं। अब तो मशीन आ गई है, तकनीकी आ गई है, उससे अपना खेती करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीजेंट्री इन इंडिया, प्री कॉलोनियल एरा। जो पुराने पुराने भारत में क्या होता था? पीजेंट लिव्ड इन सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज़, वो अपने एक पर्टिकुलर विलेज में रहते थे। उन्हें दे पेड अ पार्ट ऑफ देयर क्रॉप टू द लोकल किंग एज टैक्स। सो उन्हें जो है ना कर देना पड़ता था राजा को, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं। बट द किंग रेयरली टूक अवे देयर एंसेस्ट्रल फार्मिंग लैंड, राइट? colonial transformation, British rule में the British commercialized Indian land. They introduced system like a zamindari system, turning land into saleable property.
सो वो जो है ना लैंड को जो है ना एज ए सेलेबल प्रॉपर्टी की तरफ सोचते थे। टैक्सेस हैड टू बी पेड इन कैश ऑन फिक्स्ड डेट्स रिगार्डलेस और ड्रॉट, और जो कर जो है उन्हें एक फिक्स डेट पे पे करना ही पड़ता था। दिस फोर्स्ड thousands of peasants to lose their land to rich landlords and money lenders, turning them into poor landless tenants, right? So क्वेश्चन 13 में पढ़ते हैं। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन विलेजर्स। जो इंडियन विलेजर्स जो रहते थे, जो गांव के लोग, उनके क्या क्या विशेषताएं थे, और उसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन विलेजेस के क्या क्या है, राइट? सो पढ़ते हैं क्या लिखा है। एंड इंडियन विलेज इज़ नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मड हाउसेज। इंडियन विलेज को केवल जो है ना कलेक्शन नहीं मानते थे मड हाउसेज से, राइट? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम ऑर्गेनाइज थ्रू डीप ट्रेडिशनल रूल्स। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया कि बहुत ही यू नो पुराने टाइम के जो ट्रेडिशनल रूल्स थे उस तरीके से, कास्ट सेटअप्स एंड इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप्स की मदद से, राइट? सो यही है, ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेजेस, ये सब आप रीड कर सकते हैं, राइट? सो अब हमें एक्सप्लेन करना है कल्चरल वे में और सोशल वे में और पॉलिटिकल वे में, इन सब के दृष्टिकोण में जो हमारे किसान हैं उसको हमें समझना है। सोशियोलॉजिस्ट यूज डिफरेंट थ्योरेटिकल लेंसेज टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द लिव्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीजेंट्स क्लास। सो बहुत तरीके के वो सोच रखते हैं। सो पहला पढ़ते हैं कल्चरल अप्रोच में क्या क्या होता है। This lens looks at the peasants' way of life, their values and worldviews. Thinkers like Robert Redfield argued that peasant culture exists as a little tradition. It interacts continuously with the urban elite culture, great tradition. Peasants' culture values stability, respects old family elders, and is deeply linked to religious nature festivals. The social approach. The approach studies the internal social structure of the peasantry, focusing on family setups and work division. It looks at how gender roles operate on the field, women doing weeding, men plowing, and how caste rules dictate who owns big land and who works as landless labor. Third part में the political approach. This perspective focuses on power, exploitation, and conflict. Thinkers like Eric Wolf and Marxist scholars analyze how the surplus wealth produced by hard-working peasants is taken away by rich landlords and governments. It also studies how passive peasants transform into active rebels during political movements or economic crisis. Right. So क्वेश्चन 15 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या पूछ रहा है? डिस्कस रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट पॉलिसीज, इन सब पॉलिसीज को डिस्कस करना है। व्हेन द स्टेट टैक्सेस ओवर लैंड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, माइंस और स्मॉल सिटीज, इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, मीनिंग पीपल आर फोर्स टू लीव देयर होम्स। फोर्स कर सकता है कि अपने घर से बाहर जाओ। टू हेल्प देम गवर्नमेंट्स फ्रेम रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज। अंडरस्टैंडिंग द कोर टर्म्स। कोर टर्म्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, द पेनफुल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पीपल फ्रॉम देयर लोकल लिविंग एनवायरमेंट्स विच ब्रेक्स अप देयर विलेज यूनिटी, लोकल जॉब्स एंड कल्चरल हेरिटेज साइट। यानी उन्हें उन्हें अपने जगह से हटा दिया जाता है, राइट? रीसेटलमेंट, प्रोवाइडिंग डिस्प्लेस्ड फैमिलीज विद फिजिकल ऑल्टरनेटिव हाउसेज, प्लॉट्स ऑफ लैंड और कॉलोनी स्पेस टू लिव। जिन्हें भगा दिया जाता है उन्हें एक पर्टिकुलर जगह दे दिया जाता है, वहाँ पे रहने के लिए कॉलोनी बना दी जाती है जहाँ पे वो रह सके, राइट? उसी को रिसेटलमेंट कहते हैं। Rehabilitation, a broader long-term process, it means rebuilding their economic and social lives by giving them jobs, providing clean water, setting up school centers and helping them adjust to the new environment. So basically क्या होता है, उनको एक नई ज़िंदगी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, उन्हें नया रहना सीखना, उन्हें काम देते हैं, साफ़ पानी देते हैं, स्कूल बनाते हैं, स्कूल सेंटर्स बनाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनका एनवायरनमेंट मेंटेन रह सके, राइट? आगे बढ़ते हैं। So, the Indian Policy Framework, RPCTL ARR Act 2013. To fix old colonial errors, the Indian government passed a new land acquisition law in 2013. This law mandates that the government must take consent from local gram sabhas before acquiring land. It ensures affected families receive cash compensation above market rates.
offers job quotas or cash allowances for displaced laborers and requires a social impact assessment to prevent unfair displacement. सो क्वेश्चन 16 में क्या पूछ रहे हैं, राइट अ नोट ऑन तेलंगाना मूवमेंट में क्या हुआ था और तेभागा मूवमेंट जिसे बिरसा मूवमेंट इनमें नोट लिखना है, राइट। चलिए करते हैं। These historical moments showcases how exploited tribal and peasant groups rose up against oppressive systems to fight for their rights. So, the Birsa Munda movement, Ulgulan, 1899 to 1900, led by the young tribal leader Birsa Munda in the Chota Nagpur region. This was a powerful tribal revolt against British officers, landlords, and Christian missionaries. The British had destroyed their traditional collective land holding system. Uh, Khundkatti. Birsa called for a total revolution Ulgulan to throw out the outsiders, stabilize a free Munda rule, and protect their forest rights. Though Birsa was captured and died in jail, and the movement forced the British to pass the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908 to protect tribal land from being sold to outsiders. So इसी प्रकार द तेब तेभागा मूवमेंट जो 1846 से 1947 तक चला था, 1846 टू 1947. दिस वॉज अ पावरफुल पीजेंट अपराइजिंग इन बंगाल led by the Kisan Sabha. Poor sharecroppers, Bargadars, used to give half of their harvested crop to rich landlords as rent. The peasants demanded that they would keep two third. तो बेसिकली तो किसान क्या डिमांड थे, वो दो तिहाई हिस्सा अपने पास रखे और एक तिहाई हिस्सा लैंडलॉर्ड को दे दे, राइट। गिव ओनली वन थर्ड टू द लैंडलॉर्ड्स, द यूनाइटेड हिंदू एंड मुस्लिम पेजेंट्स अगेंस्ट फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन, राइट। सो the Telangana movement 1946 to 1951. This was a massive armed peasant rebellion in the Hyderabad state against the oppressive feudal rule of the Nizam and the local landlords, Deshmukhs. Peasants were forced to do free labor vetti led by communist groups. The peasants formed guerrilla teams, took over landlords' lands, and distributed thousands of acres to landless families before the Indian army stepped in. Right. सो क्वेश्चन 17 में हमसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश लेजिस्लेशन। ट्राइबल जो हमें जो है ना ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना है ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश लेजिस्लेशन के वक्त के समय का, राइट। सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर द ब्रिटिश क्राउन लुक्ड एट इंडियन ट्राइबल ट्रैक्ट्स प्योरली एज रिसोर्स banks for collecting high taxes, teak wood for railway tracks and minerals. The key British legislations and administration style. The Scheduled Districts Act 1874. This was the first law that marked tribal areas as specialized zones. It kept these areas outside the control of common civil courts and left all administration power in the hands of a British officer. So, the Indian Forest Act 1878 and 1927. These laws destroyed traditional tribal life. The British declared forest tracts as reserved or protected state property. They made grazing cattle or collecting firewood by tribal members an illegal crime, taking away their traditional source of food. So, Government of India Act 1935. This act officially classified tribal belts into excluded areas completely run by the governor and partially excluded areas. The main intent was to keep tribal regions isolated from the rising national freedom movement. Right. अब क्वेश्चन 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 में हमसे पूछ रहा है, डिस्कस एजुकेशन के बारे में, लिटरेसी के बारे में और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बताना है ट्राइबल एरियाज में, जनजातीय एरिया में, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैव ब्रॉट सीरियस इकोलॉजिकल एंड सोशल इम्बैलेंसेस टू ट्राइबल इकोसिस्टम्स विद एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल लॉस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। Education and literacy challenges.
The literacy rate among scheduled tribes is significantly lower than the national average. The main problems are language barrier है, right? और क्या क्या प्रॉब्लम है? High dropout rates. High dropout rates. Schools in remote hills lack of जो schools है वो hills पे lack of टीचर की कमी है, proper toilets, drinking water forcing children to leave school, ये सब है yearly. um, to help parents collect food. To fix this, the government has started residential Eklavya model schools, right? सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में समझते हैं। लॉस ऑफ नेचर। ट्राइबल लिव्स डिपेंड ऑन हेल्दी नेचर, हाउएवर ड्यू टू लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज बाय माइनिंग कंपनीज, पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड स्टोन क्वेरिंग, ट्राइबल एनवायरमेंट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड. दिस लॉस ड्राइज up natural water streams, kills forest plants, and forces tribal families to lose their traditional food security, harming their health and cultural lifestyle. सो क्वेश्चन 19 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन, हमें सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बताना है जो किसान थे और पीजेंट स्टडीज एंड पीजेंट मार्केट इकोनॉमी, जो किसानों की स्टडी और जो किसानों की जो मार्केट की इकोनॉमी है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, उसके इंपॉर्टेंस उसकी विशेषताएं बताना है, राइट? सो बढ़ते हैं हम। स्टडिंग द पीजेंट्स क्लास इज हाईली सिग्निफिकेंट बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ populations इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया स्टिल लिव इन विलेजेस एंड डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर सर्वाइवल. सो हमें पीजेंट की स्टडी करना जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो है इंडिया जो है, इंडिया के लोग बहुत सारे जो विलेजेस पे डिपेंड करते हैं, फार्मिंग पे डिपेंड रहते हैं, राइट? सो सिग्निफिकेंस ऑफ पीजेंट स्टडीज़ क्या क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। इट हेल्प्स गवर्नमेंट डिज़ाइन बेटर रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, fair loan schemes, and food security acts. It exposes how urban markets exploit rural workers, helping us find solutions to stop village poverty. The peasants market economy. A peasant market operates differently from modern corporate stock market. It centers around the weekly local village market called a hart or sandi. Right. Peasants bring their small surplus vegetables, handmade clay pots और chickens to sell directly to local buyers. जो जो है ना किसानों के मार्केट जो रहते हैं जैसे बिहार में जैसे हाट बोलते हैं, हटिया बोलते हैं, जब बाजार लगते हैं जब किसान सब जो अपना वेजिटेबल्स बेचते हैं, क्ले पॉट्स बेचते हैं और भी बहुत कुछ. It functions on face-to-face social relations where buyers and sellers know each other personally, and price bargaining happens through friendly talk rather than rather than just a second guys rather than rigid computer type. This market serves as both a place or economic trade and a social meeting point for exchanging news between villages. सो गाइस क्या होता है ना, गाँव वाँव में जो हाट लगता है, जो बाज़ार लगता है, जो छोटे रूप में जो किसान अपना वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, अपना क्ले पॉट बेचते हैं, अपना जो है जैसे टॉयज़ बेचते हैं। सो वो सब जो है ना आपस में जो बायर सेलर जो एक दूसरे को जानते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, तो वो आपस में बार्गेनिंग करते रहते हैं, राइट? तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। सो क्वेश्चन 20 में पूछ रहा है प्रोबेबली सो क्वेश्चन 20 हमसे पूछ रहा है डिस्कस एथनोपॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू डेवलपमेंट इन इंडिया. जो एथनोपॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं और जो भी रिस्पॉन्सेज टू डेवलपमेंट इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में जो भी रिस्पॉन्सेज मिले हैं, राइट? सो उसे हमें डिस्कस करना है. सो पढ़ते हैं. एथनोपॉलिटिकल मूवमेंट्स हैपन्स व्हेन, ये तभी हैपन होता है जब ट्राइबल और रीजनल ग्रुप्स यूनाइट टू लॉन्च पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. जब ट्राइबल के लोग और रीजनल लोग जो है लॉन्च करने लगते हैं अपना प्रोटेस्ट, राइट? अपना प्रोटेस्ट करने लगते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट यानी राजनीति में प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और एजिटेशंस टू सेव देयर एथनिक आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल लैंड राइट्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेट कंट्रोल. जो अपनी अपनी खुद की जो पहचान है, अपनी जो ट्रेडिशनल है, जब वो लॉस करने पे आ जाते हैं तो उसे सेव करने के लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, राइट? So, tribal responses to top-down development. For decades, the Indian state followed a top-down model for development, building big projects without consulting local communities. Tribal groups have responded with powerful political movements. So, पढ़ते हैं आगे. Demands for separate states, long political struggles by ethnic groups led to the creation of new tribal majority states like Jharkhand, Chhattisgarh, and
नागालैंड टू इंश्योर दे कैन मैनेज देयर ओन बजट्स, राइट। सो आगे पढ़ते हैं। एंटी डैम एंड एंटी माइनिंग प्रोटेस्ट। द नर्मदा बचाओ आंदोलन सॉ thousands of displaced tribal families join hands to protest against मेगादम हाइट्स। सो बेसिकली जो है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था, जिसमें जो है ना बहुत सारे थाउजेंड ऑफ डिस्प्लेस्ड ट्राइबल, जो डिस्प्लेस्ड ट्राइबल डिस्प्लेस्ड जनजाति फैमिलीज होती, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने आंदोलन किया अगेंस्ट मेगा डैम हाइट्स पे। सिमिलरली द डोंगरिया कोंड ट्राइब लॉन्च्ड द फेमस नियामगिरी मूवमेंट इन ओडिशा। सो यहाँ उड़ीसा में भी हुआ था, सक्सेसफुली ब्लॉकिंग अ मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम mining the sacred hill, right? So these movements prove that tribal and peasant groups are no longer passive sufferers। तो यही यही बताता है कि जो हमारे जो जनजाति लोग और जो किसानों के जो ग्रुप, जनजाति और किसानों के जो ग्रुप है, वो ज़्यादा समय के लिए इन सब चीज़ों के लिए सफ़र नहीं कर पाएंगे, राइट। दे डिमांड एन इंक्लूसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। वो डिमांड करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए और रिस्पेक्ट के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए, और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लोकल जो एनवायरनमेंट है, प्रोवाइड्स फेयर ग्रोथ फॉर एवरीवन। और वो और ये प्रोवाइड करते हैं कि उनका भी बिल्कुल फेयर ग्रोथ हो, अच्छा ग्रोथ हो, और सब के लिए। सो इसी के साथ अपना ये नोट्स ख़त्म होता है। सो आई होप you guys all have really understood, and yes guys, I think it's all enough for today, so let's end the video guys, bye।